आगरा के किले की दीवारों ने उस रात एक ऐसी खामोशी ओढ़ रखी थी जो किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। यमुना नदी का कलकल करता जल भी जैसे सहमा हुआ था और आसमान में चांद बादलों की ओट में मुंह छिपाए बैठा था। अपने भव्य ख्वाबगाह शयनकक्ष में हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बेचैनी से टहल रहे थे। उनके पैरों में बंधी मखमली जूतियां कीमती फारसी कालीन पर कोई आवाज नहीं कर रही थीं, लेकिन उनके दिल की धड़कनें दीवारों से टकराकर लौट रही थीं। उनकी मूंछों में हमेशा रहने वाली आत्मविश्वास भरी मरोड़ आज गायब थी और माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थीं। कुछ घंटे पहले तक सब कुछ सामान्य था। उन्होंने दीवान-ए-कास में अपने नवरत्नों के साथ सल्तनत के जरूरी मसलों पर चर्चा की थी, तानसेन का संगीत सुना था और रात के खाने के बाद अपने निजी अध्ययन कक्ष में चले गए थे। वहीं उन्होंने एक ऐसा आदेश लिखा था जो मुगलिया सल्तनत की नींव हिला सकता था। यह कोई आम फरमान नहीं था जो किसी सूबेदार को भेजा जाना था या किसी नई कर प्रणाली की घोषणा करता था। यह एक निजी विचार था, एक संभावना थी, एक ऐसा कतरा था जिसे उन्होंने कागज पर उतारने की जुर्रत की थी। उस आदेश में अकबर ने शहजादा सलीम के भविष्य को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने लिखा था कि कैसे सलीम की शराबखोरी, जल्दबाजी और घमंड सल्तनत के भविष्य के लिए कतरा बन सकते हैं। उन्होंने एक विकल्प पर विचार किया था, एक ऐसा विचार जो विद्रोह को जन्म दे सकता था। क्या सल्तनत का वारिस सबसे बड़ा बेटा होने के बजाय सबसे योग्य व्यक्ति को नहीं होना चाहिए? उन्होंने शहजादा मुराद और दानियाल का जिक्र किया था और यहाँ तक कि अपने सबसे भरोसेमंद मान सिंह के नाम पर भी एक पल के लिए सोचा था। यह एक बादशाह का डर था, एक पिता की निराशा थी जो स्याही बनकर कागज पर उतर गई थी। यह दस्तावेज अगर किसी गलत हाथ में पड़ जाता तो शहजादों के बीच गृहयुद्ध छिड़ जाता, अमीर-उमरा अपनी अपनी तरफदारी में बंट जाते और मुगलिया सल्तनत, जिसे अकबर ने अपने खून पसीने से सींचा था, ताश के पत्तों की तरह ढह जाती। लिखने के बाद अकबर ने उस कागज को अपनी कांस चर्म पेटिका में रखा था, जिसे वह हमेशा अपने सिरहाने के पास रखते थे। लेकिन अब वह पेटिका खुली पड़ी थी और उसके अंदर से वह खतरनाक दस्तावेज गायब था। शहंशाह का दिल डूब गया। उन्होंने अपने ख्वाबगाह का कोना कोना छान मारा। मेज के नीचे, पलंग के पीछे, पर्दों के सिलवटों में, हर जगह। लेकिन वह कागज कहीं नहीं था। उसे जमीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। नहीं, इसे किसी ने चुराया था। किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसे ख्वाबगाह तक पहुंचने की इजाजत थी। किसी ऐसे ने जो अकबर के सबसे करीबी लोगों में से एक था। शक की सुई हर किसी पर घूम रही थी, नाराज शहजादे सलीम पर, महत्वाकांक्षी दरबारियों पर, यहाँ तक कि हरम की बेगमों पर भी। अकबर जानते थे कि इस मामले को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था। अगर यह खबर फैल गई कि शहंशाह का सबसे निजी दस्तावेज चोरी हो गया है तो पूरे आगरा में दहशत फैल जाएगी। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो दिमाग से तेज, नजरों से पारखी और जबान का पक्का हो। एक ही नाम उनके जहन में कौन था? बीरबल। आधी रात को एक भरोसेमंद ख्वाजासरा को बीरबल के महल की ओर दौड़ाया गया। बीरबल उस वक्त अपनी छत पर बैठकर तारों को देख रहे थे जब उन्हें शहंशाह का तत्काल बुलावा मिला। वह समझ गए कि मामला गंभीर है। बिना एक पल गवाए वह अपनी पालकी में बैठकर किले की ओर चल दिए। जब बीरबल ख्वाबगाह में पहुंचे तो उन्होंने अकबर को एक ऐसी अवस्था में पाया जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आज असहाय और भयभीत लग रहा था। अकबर ने दरवाजे बंद करने का आदेश दिया और फिर धीमी, कांपती आवाज में पूरी कहानी बयान की। उन्होंने बीरबल को उस दस्तावेज की सामग्री के बारे में भी बताया। बीरबल ने पूरी बात शांतचित्त होकर सुनी।
उनका चेहरा भावहीन था, लेकिन उनका दिमाग किसी तूफान की गति से चल रहा था। उन्होंने अकबर की आंखों में देखते हुए कहा, जहांपनाह, चिंता न करें। आपकी इज्जत और सल्तनत की सलामती मेरी जिम्मेदारी है। मैं उस चोर को और उस दस्तावेज को ढूंढ निकालूंगा, चाहे वह पाताल में ही क्यों न छिपा हो। बीरबल का आत्मविश्वास देखकर अकबर की जान में जान आई। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन याद रखना, समय बहुत कम है। अगर सुबह तक यह दस्तावेज किसी दुश्मन के हाथ लग गया तो सूरज एक नई तबाही लेकर उगेगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मुझे बस कुछ अधिकार चाहिए, जहांपना। मुझे किसी से भी कहीं भी सवाल करने की इजाजत हो, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। तुम्हें पूरी इजाजत है, बीरबल, अकबर ने कहा। सल्तनत की किस्मत अब तुम्हारे हाथों में है। बीरबल का पहला काम था अपराध स्थल का निरीक्षण करना। उन्होंने ख्वाबगाह का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और हर चीज को बारीकी से देखने लगे। वह किसी जासूस की तरह जमीन पर झुककर कालीन की बनावट को देख रहे थे। उन्होंने खिड़कियों की चटकनियों को जांचा, जो अंदर से मजबूती से बंद थीं। इसका मतलब था कि चोर दरवाजे से ही आया और गया था। तभी उनकी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ी। पलंग के पास, जहां चर्म पेटिका रखी थी, कालीन पर इत्र की एक बहुत ही हल्की, लगभग न पहचानी जा सकने वाली महक आ रही थी। यह शाही हरम में इस्तेमाल होने वाला गुलाब का इत्र नहीं था, न ही दरबारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला चंदन या ऊद का। यह कुछ अलग था, कुछ दुर्लभ और विदेशी। बीरबल ने उस महक को अपने दिमाग में बैठा लिया। इसके बाद उन्होंने उस रात ख्वाबगाह के बाहर तैनात पहरेदारों को तलब किया। मुख्य पहरेदार हसन एक वफादार लेकिन सीधा सादा सिपाही था। बीरबल ने उससे नरमी से पूछा, हसन, जब जहांपनाह अंदर आराम कर रहे थे तो क्या कोई ख्वाबगाह के पास आया था? हसन ने घबराकर कहा, हुजूर, कोई नहीं। मेरे होते हुए किसी परिंदे की भी मजाल नहीं कि यहाँ पर मार सके। बीरबल मुस्कुराए, मैं तुम्हारी वफादारी पर शक नहीं कर रहा, हसन। बस याद करने की कोशिश करो, क्या कोई भी यहाँ से गुजरा? कोई दरबारी, कोई नौकर, कोई भी? हसन ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, हाँ हुजूर, खाने के बाद दीवाने कास के कुछ अमीर उमरा अपने घरों को लौट रहे थे। उनमें टोडरमल जी थे, मान सिंह जी थे, और मिर्जा अजीज कोका भी थे। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने किसी और को देखा? कोई ऐसा जो यहाँ ज्यादा देर रुका हो? हसन ने फिर सोचा, हुजूर, शहजादा सलीम भी अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ से गुजरे थे। वह गुस्से में लग रहे थे और जहांपनाह के बारे में कुछ बुदबुदा रहे थे। यह एक बड़ी जानकारी थी। शहजादा सलीम का अपने पिता से मनमुटाव जगजाहिर था। क्या गुस्से में आकर उन्होंने यह कदम उठाया होगा? यह संभव था। बीरबल ने हसन को शुक्रिया कहा और उसे किसी से भी इस बातचीत का जिक्र न करने की सख्त हिदायत दी। आगरा के किले की दीवारों ने उस रात एक ऐसी खामोशी ओढ़ रखी थी जो किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। यमुना नदी का कलकल करता जल भी जैसे सहमा हुआ था और आसमान में चांद बादलों की ओट में मुंह छिपाए बैठा था। अपने भव्य ख्वाबगाह शयन कक्ष में हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बेचैनी से टहल रहे थे। उनके पैरों में बंधी मखमली जूतियां कीमती फारसी कालीन पर कोई आवाज नहीं कर रही थीं, लेकिन उनके दिल की धड़कनें दीवारों से टकराकर लौट रही थीं। उनकी मूंछों में हमेशा रहने वाली आत्मविश्वास भरी मरोड़ आज गायब थी और माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थीं। कुछ घंटे पहले तक सब कुछ सामान्य था। उन्होंने दीवान-ए-कास में अपने नवरत्नों के साथ सल्तनत के जरूरी मसलों पर चर्चा की थी,
तानसेन का संगीत सुना था और रात के खाने के बाद अपने निजी अध्ययन कक्ष में चले गए थे। वहीं उन्होंने एक ऐसा आदेश लिखा था जो मुगलिया सल्तनत की नींव हिला सकता था। यह कोई आम फरमान नहीं था जो किसी सूबेदार को भेजा जाना था या किसी नई कर प्रणाली की घोषणा करता था। यह एक निजी विचार था, एक संभावना थी, एक ऐसा कतरा था जिसे उन्होंने कागज पर उतारने की जुर्रत की थी। उस आदेश में अकबर ने शहजादा सलीम के भविष्य को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने लिखा था कि कैसे सलीम की शराबखोरी, जल्दबाजी और घमंड सल्तनत के भविष्य के लिए कतरा बन सकते हैं। उन्होंने एक विकल्प पर विचार किया था, एक ऐसा विचार जो विद्रोह को जन्म दे सकता था। क्या सल्तनत का वारिस सबसे बड़ा बेटा होने के बजाय सबसे योग्य व्यक्ति को नहीं होना चाहिए? उन्होंने शहजादा मुराद और दानियाल का जिक्र किया था और यहाँ तक कि अपने सबसे भरोसेमंद मान सिंह के नाम पर भी एक पल के लिए सोचा था। यह एक बादशाह का डर था, एक पिता की निराशा थी जो स्याही बनकर कागज पर उतर गई थी। यह दस्तावेज अगर किसी गलत हाथ में पड़ जाता तो शहजादों के बीच गृहयुद्ध छिड़ जाता, अमीर उमरा अपनी अपनी तरफदारी में बंट जाते और मुगलिया सल्तनत, जिसे अकबर ने अपने खून पसीने से सींचा था, ताश के पत्तों की तरह ढह जाती। लिखने के बाद अकबर ने उस कागज को अपनी कांस चर्म पेटिका में रखा था, जिसे वह हमेशा अपने सिरहाने के पास रखते थे। लेकिन अब वह पेटिका खुली पड़ी थी और उसके अंदर से वह खतरनाक दस्तावेज गायब था। शहंशाह का दिल डूब गया। उन्होंने अपने ख्वाबगाह का कोना कोना छान मारा। मेज के नीचे, पलंग के पीछे, पर्दों के सिलवटों में, हर जगह। लेकिन वह कागज कहीं नहीं था। उसे जमीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। नहीं, इसे किसी ने चुराया था। किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसे ख्वाबगाह तक पहुंचने की इजाजत थी। किसी ऐसे ने जो अकबर के सबसे करीबी लोगों में से एक था। शक की सुई हर किसी पर घूम रही थी, नाराज शहजादे सलीम पर, महत्वाकांक्षी दरबारियों पर, यहाँ तक कि हरम की बेगमों पर भी। अकबर जानते थे कि इस मामले को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था। अगर यह खबर फैल गई कि शहंशाह का सबसे निजी दस्तावेज चोरी हो गया है तो पूरे आगरा में दहशत फैल जाएगी। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो दिमाग से तेज, नजरों से पारखी और जबान का पक्का हो। एक ही नाम उनके जहन में कौन था? बीरबल। आधी रात को एक भरोसेमंद ख्वाजासरा को बीरबल के महल की ओर दौड़ाया गया। बीरबल उस वक्त अपनी छत पर बैठकर तारों को देख रहे थे जब उन्हें शहंशाह का तत्काल बुलावा मिला। वह समझ गए कि मामला गंभीर है। बिना एक पल गवाए वह अपनी पालकी में बैठकर किले की ओर चल दिए। जब बीरबल ख्वाबगाह में पहुंचे तो उन्होंने अकबर को एक ऐसी अवस्था में पाया जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आज असहाय और भयभीत लग रहा था। अकबर ने दरवाजे बंद करने का आदेश दिया और फिर धीमी, कांपती आवाज में पूरी कहानी बयान की। उन्होंने बीरबल को उस दस्तावेज की सामग्री के बारे में भी बताया। बीरबल ने पूरी बात शांतचित्त होकर सुनी। उनका चेहरा भावहीन था, लेकिन उनका दिमाग किसी तूफान की गति से चल रहा था। उन्होंने अकबर की आंखों में देखते हुए कहा, जहांपनाह, चिंता न करें। आपकी इज्जत और सल्तनत की सलामती मेरी जिम्मेदारी है। मैं उस चोर को और उस दस्तावेज को ढूंढ निकालूंगा, चाहे वह पाताल में ही क्यों न छिपा हो। बीरबल का आत्मविश्वास देखकर अकबर की जान में जान आई। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन याद रखना, समय बहुत कम है। अगर सुबह तक यह दस्तावेज किसी दुश्मन के हाथ लग गया तो सूरज एक नई तबाही लेकर उगेगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मुझे बस कुछ अधिकार चाहिए, जहांपना। मुझे किसी से भी कहीं भी सवाल करने की इजाजत हो, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो।
तुम्हें पूरी इजाजत है, बीरबल, अकबर ने कहा। सल्तनत की किस्मत अब तुम्हारे हाथों में है। बीरबल का पहला काम था अपराध स्थल का निरीक्षण करना। उन्होंने ख्वाबगाह का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और हर चीज को बारीकी से देखने लगे। वह किसी जासूस की तरह जमीन पर झुककर कालीन की बनावट को देख रहे थे। उन्होंने खिड़कियों की चटकनियों को जांचा, जो अंदर से मजबूती से बंद थीं। इसका मतलब था कि चोर दरवाजे से ही आया और गया था। तभी उनकी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ी। पलंग के पास, जहां चर्म पेटिका रखी थी, कालीन पर इत्र की एक बहुत ही हल्की, लगभग न पहचानी जा सकने वाली महक आ रही थी। यह शाही हरम में इस्तेमाल होने वाला गुलाब का इत्र नहीं था, न ही दरबारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला चंदन या ऊद का। यह कुछ अलग था, कुछ दुर्लभ और विदेशी। बीरबल ने उस महक को अपने दिमाग में बैठा लिया। इसके बाद उन्होंने उस रात ख्वाबगाह के बाहर तैनात पहरेदारों को तलब किया। मुख्य पहरेदार हसन एक वफादार लेकिन सीधा सादा सिपाही था। बीरबल ने उससे नरमी से पूछा, हसन, जब जहांपनाह अंदर आराम कर रहे थे तो क्या कोई ख्वाबगाह के पास आया था? हसन ने घबराकर कहा, हुजूर, कोई नहीं। मेरे होते हुए किसी परिंदे की भी मजाल नहीं कि यहाँ पर मार सके। बीरबल मुस्कुराए। मैं तुम्हारी वफादारी पर शक नहीं कर रहा, हसन। बस याद करने की कोशिश करो।